Assalamualaikum. So today we are going to start the third chapter of like Hussein is general anatomy, which is skeleton. तो skeleton के अंदर हमारे पास अब दो मेन कंपोनेंट्स आ जाएंगे, बोन एंड कार्टिलेज। स्केलेटन क्या होता है? स्केलेटन एक बेसिक एक स्कैफोल्ड होता है, एक ढांचा जिसको हम कह सकते हैं, जिसके ऊपर बाकी सारी बॉडी की सपोर्ट होती है, बाकी सारी बॉडी उसके ऊपर रेस्ट कर रही होगी। अब जैसे आप देखो, एक घर बनता है, एक बिल्डिंग बनती है, एक इमारत बनती है, तो उसमें सबसे पहले एक स्टील का स्ट्रक्चर बनता है। उस स्ट्रक्चर के ऊपर फिर आगे फर्दर ब्रिक्स ऐड होती हैं, उसके ऊपर सीमेंट होता है, उसके ऊपर बाकी सारी चीज़ें होंगी। पर सबसे पहले जो बेसिक चीज़ बनेगी वो उसका स्केलेटन बनेगा। तो अब स्केलेटन के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स हैं, बोन एंड कार्टिलेज। बोन की टू टाइप्स होती हैं मेन, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। इनके फ़र्क भी ये आगे इनको मैं डिस्क्राइब करूँगा, अभी जस्ट ओवरव्यू है। कार्टिलेज की थ्री मेन टाइप्स होंगी, फाइब्रो कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। देन बोन और कार्टिलेज के अंदर सर्टन डिफरेंसेस हैं, बेसिक डिफरेंसेस जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट ये है कि बोन और कार्टिलेज में के मिनरलाइजेशन का फ़र्क है। बोन मिनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। इसके अंदर मिनरल कौन सा होता है? कैल्शियम फॉस्फेट, जिसे कभी कभार हाइड्रोक्सी एपेटाइट भी कहते हैं। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट हाइड्रोक्सी एपेटाइट बोन में प्रेजेंट होता है, लेकिन कार्टिलेज अनमिनरलाइज्ड रहेगा हमेशा। उसमें मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन्स वगैरह, सर्टन ग्लाइकोप्रोटीन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स, वो सब चीज़ें होंगी, गैग्स भी होंगे, वो आप आगे पढ़ोगे हिस्टोलॉजी में। बट उसमें कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होगा, ये अनमिनरलाइज रहेगा कार्टिलेज। ये इनका मेन डिफरेंस है। फिर बोन और कार्टिलेज में एक फ़र्क आपको ही पता होगा, वो ये है कि बोन वेस्कुलर होती है, बोन के अंदर ब्लड सप्लाई भी होती है अंदर तक। कॉम्पैक्ट बोन, स्पॉन्जी बोन के अंदर ब्लड सप्लाई भी आएगी, नर्वस सप्लाई भी आएगी। लेकिन कार्टिलेज एक ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज को जो भी ब्लड सप्लाई अगर न्यूट्रिशन मिलेगी, वो मिलेगी डिफ्यूजन के थ्रू। इसकी ब्लड सप्लाई सिर्फ किस लेवल तक आएगी? पेरिकोन्ड्रियम के लेवल तक। पेरिकोन्ड्रियम और पेरीओस्टियम। अब पेरीओस्टियम और पेरिकोन्ड्रियम ये फॉर्म है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की। ये है डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि पेरिओस्टियम बोन के अराउंड प्रेजेंट होगा, और कार्टिलेज के अराउंड जो प्रेजेंट होगा कनेक्टिव टिश्यू, उसको कहेंगे पेरिकोन्ड्रियम। इनके अंदर मेन चीज़ें क्या होती हैं? इनके अंदर ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होते हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ होती है। इसके अंदर ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स होंगे, इसके अंदर भी प्रोजेनिटर सेल्स होंगे, जिससे इनकी ग्रोथ होगी। और पेरिकोन्ड्रियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कार्टिलेज के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी ब्लड सप्लाई तो कोई है नहीं, तो उसको पेरिकोन्ड्रियम में जो ब्लड वेसल्स होंगी उसके थ्रू ही उसको डिफ्यूजन के थ्रू न्यूट्रिशन मिलेगी कार्टिलेज को। तो ये आपने याद रखना है। उसके अलावा एक मेन फ़र्क है, दोनों बोन और कार्टिलेज एज अ स्केलेटन ये स्ट्रेंथ ज़रूर प्रोवाइड करती हैं, इस स्ट्रेंथ के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। अब एक चीज़ स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसको तोड़ना मुश्किल है। वो स्ट्रॉन्ग है अपनी बनावट में, अपनी मेक में, कि उसके अंदर एक स्ट्रेंथ है, और आप उसको इतना इजीली आप तोड़ नहीं सकते। लेकिन अब बोन के अंदर आ जाती है रिजिडिटी। बोन एक रिजिड स्ट्रक्चर है, बोन को आप बिल्कुल भी फ्लेक्स नहीं कर सकते, उसको फ्लेक्सिबिलिटी उसमें कोई नहीं है। वो एक बिल्कुल रिजिड और मतलब अपनी जगह पे कायम रहेगा, और इसी वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। मसल जब बोन पे अटैच होते हैं, उसके थ्रू हम मूवमेंट कर सकते हैं। कि बोन टूट जाएगी, बोन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि स्ट्रेस पड़ने पे फ्रैक्चर हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर आपको कभी भी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र नहीं आएगी। एक पॉइंट तक वो रेजिस्ट करेगा, उसके बाद वो फ्रैक्चर हो जाएगा, जैसे प्लास्टर होता है। तो इसमें रिजिडिटी होती है, और ये रिजिडिटी की वजह क्या है? इसकी मिनरलाइजेशन, कैल्शियम फॉस्फेट। जबकि कार्टिलेज अनमिनरलाइज स्ट्रक्चर है, तो ये स्ट्रॉन्ग तो है, ये तो मेन प्रॉपर्टी है, स्ट्रेंथ इनकी ड्यू टू बीइंग कनेक्टिव टिश्यू इनकी पहले से प्रॉपर्टी है। बट फ्लेक्सिबल ये होगा क्योंकि ये अनमिनरलाइज्ड है। ठीक है,
तो बोन मिनरलाइजेशन की वजह से रिजिड हो जाती है, सख्त हो जाती है। अब इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ये एक पॉइंट तक ये रेजिस्ट करेगी स्ट्रेस को और उसके बाद ये फ्रैक्चर हो जाएगी। लेकिन कार्टिलेज के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, कार्टिलेज जो है फ्लेक्सिबल है। और ये थोड़ी बहुत, जैसे आप देखोगे आपकी नोज़ के अंदर कार्टिलेज है, आपके ईयर के अंदर कार्टिलेज है, आप थोड़ा बहुत उसको फ्लेक्स कर सकते हो, बेंड कर सकते हो, मूव कर सकते हो, वो फ़ौरन से फ्रैक्चर नहीं होती। तो ये मेन फ़र्क है बोन और कार्टिलेज में। ओके, तो अब हम बोन के फंक्शंस को और बोन के स्ट्रक्चर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे जो हमने दो कनेक्टिव टिश्यू पहले देखे हैं उसमें स्केलेटन में, उनमें एक बोन आती है और एक दूसरा आता है कार्टिलेज। अब बोन क्या है? बोन एक लिविंग, सबसे पहले आपको ये बात याद रखनी है कि बोन, कोई आपको लगता है कि ऐसे लोगों का ख्याल होता है कि बोन ना एक डेड मैटर है, बोन लिविंग नहीं है। लेकिन असल में बोन एक लिविंग जो है ना टिश्यू है, एक ओसियस टिश्यू इसको कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर सेल्स, लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इवन दो उनका इतना ख़ास फंक्शन आपको फील नहीं होता, बिकॉज वो अपने मैट्रिक्स के अंदर अपनी जो मिनरलाइजेशन हो चुकी होती है, उसके बाद वो ना उनमें मोटिलिटी रहती है, ना कोई और ख़ास फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। बट वो एक लिविंग मैटर, लिविंग टिश्यू है, और उसके अंदर चेंज प्रोड्यूस हो रहा होता है, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, और उसके अंदर चेंज विद टाइम हो रहा होता है। वो चेंज क्या है ये हम बाद में देखते हैं। तो बोन टिश्यू है, और टिश्यू के अंदर फिर फर्दर क्या होगी? मिनरलाइजेशन होगी। मिनरल तो ऑफ कोर्स इनऑर्गेनिक मैटर है, तो ये मिनरलाइजेशन होगी, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट होता है मेन, और साथ मैग्नीशियम की भी काफ़ी अमाउंट बोन के अंदर प्रेजेंट होती है। अब बोन का जो मेन अब स्ट्रक्चर है, आपने समझना है, किसी भी कनेक्टिव टिश्यू को आप समझोगे, कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी में, पर आपने जनरल ये समझना है कि बोन भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो एक कनेक्टिव टिश्यू के अंदर दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले एक होता है उसके सेल्स, जो लिविंग सेल्स हैं उसके अंदर, और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो वो सेल सिक्रीट करते हैं अपने अराउंड। तो एक तो सेल्स हो गए। अब सेल्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। मेन आपको आपको भी याद होंगे। सबसे पहले आते हैं ओस्टियो, जो स्टार्टिंग सेल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? ओस्टियोब्लास्ट। देन हमारे पास सेकंड नंबर पे जो सेल्स होते हैं, जो हमारे पास बोन के मेन सेल्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? ओस्टियोसाइट्स। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास बोन डिसॉल्विंग सेल्स कौन से होते हैं? वो होते हैं ओस्टियोक्लास्ट। तो ये तीन टाइप्स के सेल्स होते हैं। ब्लास्ट को आपने हमेशा याद रखना है कि ब्लास्ट हमेशा होगा एक इमेच्योर प्रीकर्सर सेल। अभी बोन को बना रहा है वो, अभी मैच्योर बोन बनी नहीं होगी। ब्लास्ट जब मैच्योर होगा तो ब्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ओस्टियोसाइट। ओस्टियोसाइट के अराउंड जो है ना मिनरलाइज मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। अभी ओस्टियोब्लास्ट के लेवल तक मिनरलाइजेशन नहीं हुई होती, अभी इसने सिर्फ अपना मैट्रिक्स सिक्रीट किया, अभी मिनरलाइजेशन नहीं हुई। जब मिनरलाइजेशन हो जाएगी तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा ओस्टियोसाइट में। और ओस्टियोब्लास्ट आपको पता है कि ये तो होता है डिसॉल्विंग सेल। इसका काम होता है कि रीमॉडलिंग करना, बोन को डिसॉल्व करना। एक तरफ बोन डिपॉजिट हो रही है ओस्टियोब्लास्ट से, दूसरी तरफ कॉन्स्टेंटली उसको डिसॉल्व कर रहा है ओस्टियोब्लास्ट। देन एक हमारे पास कंपोनेंट हो गया था सेल्स। दूसरा हमारा जो कंपोनेंट होगा ये होगा एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो सेल्स हैं, अब देखो ऐसे हमने एक रैंडम सी स्लाइड बना ली, तो ये हमारे पास सेल्स पड़े हैं, ये कोई भी टिश्यू है। अब सेल्स के अराउंड एक मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स के अंदर जो है ना कोलेजन के, ऐसे कोलेजन के इलास्टिक के फाइबर्स होंगे। इन फाइबर्स के अलावा इसके अंदर सर्टन प्रोटीन्स वगैरह और चीज़ें प्रेजेंट होंगी, जिसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को हम कहते हैं इंटरस्टिशियम भी कहते हैं हम दूसरे अल्फाज में। जब हम जनरल किसी भी टिश्यू के लिए ले रहे होते हैं तो ये इंटरस्टिशियम है, जो किसी भी टिश्यू के अंदर अराउंड प्रेजेंट होगा। इस ग्राउंड सब्सटेंस में मेनली क्या होता है? अब ये सेल्स हो गए हमारे, ठीक है, पहला कंपोनेंट हमारा टिक हो गया। ये दूसरा कंपोनेंट जो हम उसके अराउंड ये सारा जो देख रहे हैं ना, ये सारा उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इस एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के अंदर अब दो कंपोनेंट्स आ गए, एक हो गया ग्राउंड सब्सटेंस और दूसरे आ गए उसके फाइबर्स। फाइबर्स ये हमने देख लिए, ये कोलेजन के, और बीच में कुछ इलास्टिक फाइबर्स होंगे डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, बोन, कार्टिलेज वगैरह। और उसके अलावा जो ग्राउंड सब्सटेंस होगा, ग्राउंड सब्सटेंस में मेनली क्या होता है? मेनली इसके अंदर होता है H2O।
H2O तो आपको पता होगा क्या होता है, H2O होता है वाटर। तो इसके अंदर मेनली जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है हमारा, इसको हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी तो कहते हैं ना। नॉर्मल किसी भी टिश्यू के लिए अगर हम इंटरस्टिशियम में देखेंगे तो उसमें एक जेल लाइक फ्लूइड होगा, वो क्या होता है, वो उसका ग्राउंड सब्सटेंस होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो ये जो इसके अराउंड मेनली प्रेजेंट होगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा। इसके अलावा ग्राउंड सब्सटेंस के अंदर हमारे पास क्या होंगे, सर्टन चीज़ें होती हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटियोग्लाइकेंस। मतलब आप सिर्फ इतना याद रख लो कि सर्टन इतना याद रख लो कि सर्टन प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, सर्टन उसके अंदर स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रेजेंट होंगे, ऐसे कंपोनेंट्स जो कि ये सेल सिक्रीट करेंगे। ये इसके अराउंड जो भी कुछ प्रेजेंट है ना, ये सब कुछ ये सेल्स खुद सिक्रीट करते हैं और इससे ये पूरा एक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, ओके। तो अब हम आते हैं फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस के अंदर हमारे पास मैकेनिकल फंक्शंस होते हैं और फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं। मैकेनिकल फंक्शन और फिजियोलॉजिकल फंक्शन में मेन फ़र्क क्या है। मैकेनिकल फंक्शन वो प्रोवाइड करता है अपने स्ट्रक्चर की वजह से। मतलब अगर वो लिविंग ना भी हो, हमने कंसिडर कर लिया कि बोन लिविंग नहीं है, बोन एक डेड मटेरियल है, एक बिल्कुल आप कह लो जैसे हड्डी हड्डी आपको पड़ी हुई नज़र आती है, या आप कंसिडर कर लो एक स्टील का स्ट्रक्चर, वो डेड है, बट वो अपनी स्ट्रेंथ की वजह से, अपनी रिजिडिटी की वजह से कुछ मैकेनिकल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है खुद से। उसमें मैकेनिकल फंक्शन में सबसे पहला हमारे पास आ जाता है फ्रेमवर्क और सपोर्ट, और ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। अब हमारी बॉडी ऐसे ही क्यों नज़र आती है, ये देखें। अब हमारी बॉडी ऐसे ही क्यों नज़र आती है कि हमारे पास ये लिम्स हैं, ये हमारे पास ट्रंक है, ये लेग्स हैं, ऐसे ही क्यों नज़र आती है, इसकी क्या ख़ास वजह है। वरना अगर ग्रेविटी का एक्शन होता, अगर हमारे पास कोई भी ना होती, बोन्स ना होती, तो हमारी बॉडी तो ऐसे नीचे पड़ी होती। जितना भी टिश्यू होता वो ऐसे ज़मीन पे पड़ा होता, उसका तो ना कोई स्ट्रक्चर होता, ना कोई उसका, ना उसको कोई सपोर्ट मिलती। जो भी टिश्यू है, जितने भी मसल्स हैं, सारा कुछ ऐसे ज़मीन पे ग्रेविटी की वजह से एक बिल्कुल स्लाइम की तरह नीचे ज़मीन पे बिछ जाता, जैसे एक कारपेट होता है। तो क्यों ये एक प्रॉपरली खड़ा होता है, इरेक्ट रहता है और मूव, और जो है ना ऐसे हमें एक शेप प्रोवाइड करता है, इसकी वजह मेन है बोन्स। देन सेकंड क्या है, प्रोटेक्शन। अब हमारे पास क्या होता है, आपको पता होगा, हमारे पास होती हैं रिब्स। तो रिब्स हमें क्या प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन, हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास और स्कल की बोन होती है, वो किसको प्रोटेक्ट कर रही होती है, स्कल को। मैक्सिमम आपको चोट लगेगी तो क्या होगा, स्कल का फ्रैक्चर होगा, बट आपका ब्रेन डैमेज नहीं होगा कम से कम। तो वो उसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव शेल बना रही होती है। फिर इसके अलावा तीसरी चीज़ आ जाती है मूवमेंट। अब मूवमेंट के अंदर क्या है, बोन्स एक्ट एज लीवर्स। बोन्स के ऊपर मसल्स अटैच होंगे और वो बोन्स उसको रिजिड एक जो है ना कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे और उसके रिस्पेक्टिव मूवमेंट होगी। जब भी आप लिम्ब को मूव कर रहे होगे तो आपका एक्सियल स्केलेटन यूजुअली क्या होगा, वो स्टेबल रहेगा उस एक्सियल स्केलेटन की रिस्पेक्टिव। अगर यहाँ पे मसल अटैच है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो बाइसेप्स, बाइसेप्स की दो अटैचमेंट्स होती हैं, ऐसे वो जाके आगे अटैच होगा रेडियस पे, वो आप बाद में पढ़ोगे, पर ये ऐसे जाके अटैच हो रहा है। अब अगर हमने यहाँ से फोर आर्म को मूव करना है, फ्लेक्स करना है या सुपाइनेट करना है बाइसेप्स की मदद से, तो उसमें ये स्ट्रक्चर एक्सियल स्केलेटन का, तो ये तो स्टेबल रहेगा। और ये स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा इसको, ये उसको रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करेगा, ये इसको प्रोवाइड करेगा उसका एक्सियल स्केलेटन। अब ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, ओरिजिन उसका स्टेबल है, इंसर्शन मूव करेगी, उसके रिस्पेक्टिव इंसर्शन मूव करेगी और मूवमेंट प्रोड्यूस होगी। तो ये है मेन इसका इम्पोर्टेंस मूवमेंट की, कि मूवमेंट कैसे प्रोवाइड करते हैं, बोन्स को अटैच करता है और जॉइंट्स, बोन्स क्या करेंगे, जॉइंट्स बनाएंगे। अब जॉइंट्स बनाएंगे, ऐसे बोन होगी तो दूसरी बोन के साथ ऐसे कनेक्शन बनाएगी, ठीक है। दूसरी बोन के साथ कनेक्शन बनाएगी, उस जॉइंट के ऊपर हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करते हैं, उसी के ऊपर हम एबडक्शन एडक्शन करते हैं, उसी के ऊपर हम रोटेशन करते हैं। सारी मूवमेंट, अगर वो जॉइंट ऐसे ना हो तो उस तरह मूवमेंट भी प्रॉपर नहीं हो सकती। तो ये तीन मैकेनिकल फंक्शन आप लोग अंदाज़ा होना चाहिए, इनको आपको समझ आनी चाहिए इसकी। देन फिजियोलॉजिकल फंक्शन दो हैं, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमारे पास कौन कौन से थे, आपको याद होना चाहिए, कैल्शियम मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसके बाद
जिसके बगैर आपकी हड्डियाँ वैसे भी नहीं हो सकती। आप कैल्शियम क्यों लेते हो? अपनी बोन्स के लिए लेते हो मेनली। फिर उसके बाद फॉस्फेट आपकी बॉडी में स्टोर होता है, वो इसमें स्टोर होता है। उसका एक पूरा मैकेनिज्म है फॉस्फेट की मेंटेनेंस का, उसके हार्मोन्स हैं। देन हमारे पास थर्ड कौन सा आता है? मैग्नीशियम, जो मैंने बताया था। तो ये 3 मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि स्टोर हो रहे हैं हमारी बोन्स के अंदर। तो बोन्स इतने सारे फंक्शन एक को सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड कर रहा है। देन एक अच्छा फिजियोलॉजिकल फंक्शन को मैं आपको समझा दूँ कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन वो फंक्शन है जो वो अपनी लिविंग नेचर की वजह से करते हैं। फिजियोलॉजी जो है वो हमारे पास एक फिजियोलॉजी स्टडी क्या होती है? नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। तो ये एक फंक्शन अपने लिविंग नेचर की वजह से परफॉर्म कर रहा है। इस वजह से ये डेड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिएंट स्टोर होते हैं थ्रू ओस्टियोब्लास्ट। थ्रू आगे वो ओस्टियोब्लास्ट की मदद से आगे मिनरलाइजेशन होगी, ओस्टियोसाइट बनेंगे। एंड देन उल्टा उसको रिमूव करने का भी एक प्रोसेस है, वो है थ्रू ओस्टियोक्लास्ट। तो कॉन्स्टेंटली डिपॉजिट भी अगर हमारे पास कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा होगी, ब्लड में ज़्यादा होगी, तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा बोन के अंदर डिपॉजिट कर देंगे। अगर हमारे पास कैल्शियम ब्लड में कम होगी, बॉडी में कम होगी, कैल्शियम आपके पास आप ले ही नहीं रहे, आप कोई सोर्स है ही नहीं आपके, तो क्या होगा? आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता वो कैल्शियम बोन से रिमूव होकर, क्योंकि ब्लड में मोस्ट सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ब्लड में मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या होगा? बोन से निकल के वो सब ब्लड में जाना शुरू हो जाएगी। तो ये इसका एक मेंटेनेंस का मैकेनिज्म है। देन हेमाटोपोइसिस, ब्लड फॉर्मेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। बोन के अंदर क्या होती है? स्पॉन्जी बोन। अब स्पॉन्जी बोन के अंदर क्या होगा? बोन मैरो होगा। बोन मैरो के अंदर क्या बनता है? बोन मैरो के अंदर ब्लड के सेल्स बनते हैं। सारे जो आपके सेल्स हैं, जो आप अभी फर्स्ट ब्लॉक में पढ़ोगे भी, आरबीसीज बनेंगे, इसके अलावा डब्ल्यूबीसीज बनेंगे।